ये इन रहा हमारे वीडियो का। होप सो कि आप प्रिपरेशन करोगे और एक बार ट्राई करने जरूर जाओगे। ऑटोमोबाइल वालों, तुमको तो भाई मौका भी नहीं मिलता है, तो तुम तो जाओ ही जाओ। तुम्हारे पास तो कम ही ऑप्शन होते हैं, तो जो भी ऑप्शन उसको क्यों छोड़ना है। इस वजह से तो पर्टिकुलरली नहीं छोड़ना कि डिफेंस में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। एक बार जाओ तो भाई, इंटरेस्ट नाम की कोई चीजें नहीं होती है। और मैं आज संडे टॉक में, आज संडे है ना, आज मैं एक इंटरेस्ट पे वीडियो बनाने वाला हूं, जरूर देखना। मतलब तुम्हारा जो ओपिनियन है ना इंटरेस्ट को लेके, वो मैं बदल दूंगा अगर लॉजिकल हो तब, ठीक है। मतलब मैं थक गया हूं ऐसे मैसेज की सर मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं है। मतलब इंटरेस्ट नाम की कोई घंटा चीज नहीं होती है बदल बदल के। मतलब फाइटर प्लेन की बात कर रहे हैं, ये सारे लोग पैसा कमा सकते हैं, मगर अपने प्लेन और हेलीकॉप्टर में बंदूक और बम नहीं लगवा सकते। मगर जहां पे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं ना, वहीं के बगल में आपका विले होगा, मतलब वहीं पे आप रह रहोगे, बंगला होगा आपका, फ्लैट होगा, जो भी होगा। पहले तो बंगलो मिलते थे, क्योंकि अब थोड़ी सी आप कह सकते हो इनका एक्सपेंशन हो चुका है, तो अब हो सकता, अब हो क्या सकता है, फ्लैट्स मिलते हैं आपको, एक अच्छे फ्लैट मिलेंगे सी फेसिंग, मतलब अलग ही मजा है भाई। जिंदगी आप इंजॉय करोगे, साथ में उस इंजॉयमेंट का मिलेगा आपको भरपूर पैसा, पैसे के साथ इज्जत। अगर वहां पे आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हो, 4-5 दिन आपको वहां पे रहने के लिए जो इन्वायरमेंट होता है, सब कुछ जबरदस्त होता है। आपको एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आपका, हो सकता है किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, आपको लगे कि यार इस एग्जाम के लिए शायद आप सुटेबल नहीं हो, पर मैं कहूंगा फॉर्म जरूर भरिए, एक बार जाइए, एक्सपोजर लीजिए, मजे करिए। डियर एस्पिरेंट, जॉब अपडेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। थंबनेल देख के आपको पता चली गया है कि हम इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे अच्छी जानते हो इस वैकेंसी के बारे में बात क्या है, कि हर साल ये वैकेंसी आती है और हर साल यही मंथ जनवरी और फेब में इस वैकेंसी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है। मतलब एडवर्टीजमेंट आ जाता है, मार्च से इसका रिक्रूटमेंट स्टार्ट होता है और दिसंबर तक टोटल 5 स्टेज का रिक्रूटमेंट होता है, पर दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। मतलब वो इंतजार नहीं करना है यार कि एडवर्टीजमेंट आया तो एग्जाम कब होगा, एग्जाम हुआ तो रिजल्ट कब होगा, रिजल्ट हो गया तो ज्वाइनिंग कब होगी, इस टाइप का झंझट नहीं है। इसमें एक टाइम बाउंड फ्रेम में आपका रिक्रूटमेंट होता है और ज्वाइनिंग मिलती है। और उससे अच्छी बात जानते हो आप क्या होता है, मतलब एक आदमी का सपना क्या होता है यार। अगर एक आदमी मान लीजिए कि लोअर मिडिल रेंज का है, तो वो पैसा कमा रहा है, थोड़ा सा एक्सेस होगा तो हर साल मोबाइल बदलेगा। अगर शौकीन है तो मतलब मोबाइल बदलेगा, नए नए मॉडल आ रहे हैं। थोड़ा और ज्यादा पैसा कमाता है तो बाइक बदलेगा, उसमें भी सोचेगा ना कि यार बाइक का ये वाला मॉडल आया है, इतने सीसी का है, मैं चलाऊंगा। फिर थोड़ा और ज्यादा पैसा कमाता है तो मोबाइल और बाइक दोनों बदलेगा। थोड़ा और ज्यादा पैसा कमाता है तो नई कार खरीदेगा। थोड़ा और ज्यादा पैसा कमाता है तो मोबाइल, बाइक, कार, मतलब अल्टरनेटिव ईयर में या हर साल बदलेगा, जैसे पैसा कमा रहा है वैसे। थोड़ा और पैसा कमाता है तो ये सब तो बदलेगा ही बदलेगा। थोड़ा फैमिली को कभी हेलीकॉप्टर की ट्रिप दिलवा दिया, कभी कुछ करवा दिया, इस टाइप के उसके मतलब कुछ एडवेंचरस विशेष हो जाएंगे ना, घूमने जाना, प्राइवेट हेलीकॉप्टर से जाना ना, कुछ इस टाइप के शौक हो जाएंगे उसके। और थोड़ा और पैसा कमाता है तो क्या करेगा, प्लेन खरीदेगा। मतलब बदलने की तो कम सोच सकते हैं, कितने लोग बदल रहे होंगे। हालांकि मान लो आपको एक ऐसी जॉब मिल रही है जहां पे ये सारी शौक आपकी कंप्लीट होंगी। मतलब आप सोचो ना, हेलीकॉप्टर बदल बदल को चलाने को मिलेंगे, आपके प्लेन बदल बदल के, मतलब फाइटर प्लेन की बात कर रहे हैं। ये सारे लोग पैसा कमा सकते हैं, मगर अपने प्लेन और हेलीकॉप्टर में बंदूक और बम नहीं लगवा सकते। मगर आपको मिलेगा वो शौक करने के लिए। तो एक मतलब मेरे कहने का मतलब एक बहुत ही एडवेंचरस लाइफ होती है। जिंदगी आप इंजॉय करोगे, साथ में उस इंजॉयमेंट का मिलेगा आपको भरपूर पैसा, पैसे के साथ इज्जत। तो अगर आप पहली बार कोस्ट गार्ड में, पहली बार मतलब पहली बार इन द सेंस कि आप फाइनल ईयर में हो, प्री फाइनल ईयर में हो, या फिर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और आप चाहते हो ऐसी सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज में जाना, तो कोस्ट गार्ड एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। और इनकी लोकेशन देखो ना यार, क्या शानदार, अबे नाम से ही पता चल रहा है ना यार, जहां पे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं ना, वहीं के बगल में आपका विले होगा, मतलब वहीं पे आप रह रहोगे, बंगला होगा आपका, फ्लैट होगा, जो भी होगा। पहले तो बंगलो मिलते थे, क्योंकि अब थोड़ी सी आप कह सकते हो इनका एक्सपेंशन हो चुका है, तो अब हो सकता, अब हो क्या सकता है, फ्लैट्स मिलते हैं आपको, एक अच्छे फ्लैट मिलेंगे सी फेसिंग, मतलब अलग ही मजा है भाई। हाँ, पैसा भी मिलेगा। आप सोचोगे सैलरी कितनी मिलेगी, अगर जानते हो तो वेल एंड गुड। 1 लाख के आसपास इनकी सैलरी होती है, मतलब सब कुछ ऐड करके इन हैंड थोड़ा कटपीट के कम आ जाएगा, पर एक हैंडसम सैलरी है। इसके अलावा दुनिया भर की फैसिलिटी हैं, ट्रेवल फैसिलिटी है, इंश्योरेंस है, मेडिकल है, छुट्टियां हैं, फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो तो कंसेशन वाले टिकट है, ये सारी फैसिलिटी। और जहां घूमने जाओगे वहां पे इज्जत है अलग, कि भाई हम डिफेंस
इंडिया डिफेंस के लिए काम करते हैं। तो इतनी सारी बातें हैं भाई, आपको जाना तो जरूर चाहिए। मतलब मान लो कि थोड़ी कम सीटें होती हैं, सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं, पर ये मान लो कि एग्जाम में पार्टिसिपेट करना ही अपने आप में बड़ी मजेदार एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि इतने स्टेजेज होते हैं। फिर अगर मान लीजिए जिसको हम शॉर्ट बेसिस भी कहते हैं, अगर वहां पे आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हो, 4-5 दिन आपको वहां पे रहने के लिए जो इन्वायरमेंट होता है सब कुछ जबरदस्त होता है। आपको एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आपका हो सकता है किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आपको लगे कि यार इस एग्जाम के लिए शायद आप सुटेबल नहीं हो, पर मैं कहूंगा फॉर्म जरूर भरिए, एक बार जाइए, एक्सपोजर लीजिए, मजे करिए। पर एक्सपोजर लेने के लिए भी पहले टाइम में, हमारे टाइम में तो ये सीबीटी नहीं हुआ करता था, पर अभी आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम भी होता है, इसमें सीबीटी होता है। अगर आप क्वालिफाई करोगे तभी आप जा पाओगे, बाकी नहीं करोगे तो नहीं जा पाओगे। खैर, ये सारा तो रहा आपके वैकेंसी का बैकग्राउंड। एक बात और, इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल एलिजिबल है, मैकेनिकल की पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की पोस्ट है इसमें। पर मैकेनिकल वाली जो पोस्ट है उसमें ऑटोमोबाइल है, उसके इक्विवेलेंट जो मैकेनिकल के इक्विवेलेंट ब्रांचेज हैं वो सारे एलिजिबल हैं। तो थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट की बात भी कर लेते हैं, बहुत हो गई हमारी बैकग्राउंड वाली बातें। और यहां पे आपको एडवर्टीजमेंट नजर आ रहा है जो अभी 2023 का एडवर्टीजमेंट है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 25 जैन से स्टार्ट होगा फॉर्म, अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, अभी मतलब आज 15 तारीख है, 10 दिन बाद स्टार्ट होगा और 9 फरवरी 9 तक चलेगा। ठीक है, तो ये डेट याद रख लीजिए, बिल पे लिख लीजिए इसको, मतलब टैटू करवा लीजिए। हाँ, टैटू वाले अलाउ नहीं है, मतलब टैटू के लिए भी रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपके बाहरी पार्ट में टैटू है तो आप अलाउ नहीं है, इनर पार्ट में है तो आप अलाउ हो। वो सारा आप पढ़ लेना, एक बार एडवर्टीजमेंट डिटेल में पढ़ लेना, मैं भी कुछ बता देता हूं। हाँ, यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है भाई? यहां पे आपको नजर आ रहा है डिटेल। तो जनरल ड्यूटी के लिए जनरल ग्रेजुएशन चाहिए, कोई भी ग्रेजुएट आदमी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। पर एक बात का ध्यान रखना है यहां पे कि आपका 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए और 55% मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए। 54 रहेगा, 54.9 रहेगा, भैया ये सब नहीं चलेगा। और फॉर्म भरते टाइम एक बात और ध्यान रखना, मान लीजिए आपका 55.6 परसेंटेज है तो आपको 51 लिखना है। अगर मान लीजिए 0.1 to 0.5 वेरी करते हो आप तो लोअर वाली लिमिट लेना है, 0.6 से 0.9 वेरी करते हो तो अपर वाली लिमिट लेना है, पर वो एलिजिबिलिटी में नहीं आएगा। अगर किसी के पास मान लीजिए 55.9 है तो वो 51 लिखेगा अपना, और किसी के पास 54.9 है तो ऐसा नहीं कि वो भाई नियरेस्ट तो 51 हो गया मैं एलिजिबल हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, फॉर्म भरते टाइम बस है, बट मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो आपको स्ट्रिक्टली प्रोसेस होना चाहिए। यहां पे ये दिख रखा है स्कीम, हालांकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये स्कीम चेंज हो चुकी है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने बनाया, मैंने क्या दुनिया ने बनाया है, आपने देखा ही होगा, आपको पता ही होगा कि ये वाली स्कीम अब हमारे देश में चेंज हो चुकी है। कहीं कहीं अप्लाई हो रही है, कहीं कहीं होने वाली है। ठीक है, पर अभी के लिए 10th +2 का मतलब होता है आपने 10th किया है, इसके बाद आपने 12th किया है, मतलब 2 साल का 12th होता है ना, इसके बाद 3 ईयर का ग्रेजुएशन होता है हमारे यहां पे। अगर टेक्निकल को छोड़ दिया जाए तो इन जनरल जो ग्रेजुएशन होता है वो 3 ईयर का होता है। तो ये वाली स्कीम में आपकी पढ़ाई हुई होनी चाहिए तभी आप एलिजिबल हो। ये एक आपका लाइसेंसिंग वाला है तो ये देख लेना, आप कमर्शियल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, शुड प्रोसेस द करेंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस। ठीक है, तो वो रहेगा तभी आप एलिजिबल हो, जो कि मैक्सिमम लोगों के पास नहीं रहता है। जो प्रोफेशनल होते हैं, जो उस फील्ड में होते हैं, उनको पता है। चलिए अब आ जाते हैं टेक्निकल मैकेनिकल के लिए। बहुत ज्यादा सीट तो नहीं है, लास्ट में मैं सीट भी दिखा दूंगा, आपने देखा होगा तो एडवर्टीजमेंट तो आपको पता भी होगा, बट खैर जितनी भी है, और मैंने पहले ही कहा ना यार, सीट हो चाहे नहीं हो, पर एक बार एग्जाम में पार्टिसिपेट करिए, एक्सपीरियंस लीजिए, मजे लीजिए एग्जाम्स के। कई सारे स्टेज होते हैं, कई सारी चीजें आपको सीखने की मिलेगी, बहुत सारे लोगों से दोस्ती होगी, एक्सपोजर मिलेगा, हो सकता है उन्हीं दोस्त में से कुछ सेलेक्ट होंगे, बाद की मेमोरीज रहेगी, कहीं उनके यहां आप घूमने जाओगे, मतलब बहुत सारी चीजें यार, भरो जाओ मजे करो जिंदगी के। 60% होने चाहिए भाई, फॉर्म भरने के लिए आपका जो परसेंटेज है वो 60 होना चाहिए। मैकेनिकल में आप देख पाओगे यहाँ पे ढेर सारी ब्रांचेज हैं, नवल आर्किटेक्ट, मैकेनिकल, मरीन, ऑटोमोबाइल, मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मेटलर्जी, ये सारी ब्रांचेज हैं, ये सारे ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पे आ जाइए, यहां पे भी कहा गया है कि आपका 10 +2 +3, हालांकि 3 वाली स्कीम नहीं होती है, 3 की जगह पे ये होता है 4। इसमें आपका फिजिक्स और मैथ में 55% होना चाहिए। अब कहेंगे डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं कि नहीं? भैया बिल्कुल हो, बचवा हो, तुम भी हो, पर वहां पे भी डिप्लोमा में आपका 55% होना चाहिए। 55% है आपका डिप्लोमा में तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो, नीचे मेंशन किया गया। और सेम क्राइटेरिया है आपका जो
सेकंड रिक्रूटमेंट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसमें भी कुछ ब्रांचेज मेंशन किया गया है, जो ब्रांचेज एलिजिबल हैं, जो बेसिकली इक्विवेलेंट मानते हैं। ये इक्विवेलेंट इन द सेंस कि उन सभी का काम जो रहता है ना वो एक साथ डिवाइडेड होता है। मैकेनिकल का काम थोड़ा सा मैकेनिकल वाली फील्ड में होता है, बाकी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो चीजें होती हैं वो ये लोग देखते हैं, तो इनका है। सेम जो रिक्रूटमेंट की क्राइटेरिया है वो यहां पे इनके लिए भी है। शॉर्ट सर्विस जो कमीशन है ये आपके लिए नहीं है, ये केवल जो कमर्शियल पायलट वाले थे ना उन्हीं का है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में वही है, यहां पे कुछ दिन उड़ाएंगे फिर आके कमर्शियल उड़ाते हैं। आप यहां पे देख पाओगे इनके, अब कहां गया यार, छोड़ो जहां पे गया अभी, पर बाकी जो है ना सारा परमानेंट कमीशन है। शॉर्ट सर्विस कमीशन बस वो जो पायलट वाली चीजें हैं उन्हीं में है। यहां पे वो जो मैं आपको स्टार्टिंग बताया ना, जो परसेंटेज के लिए दे रखा है कि जब आप फॉर्म भरो तो आप राउंड फिगर लिखो, पॉइंट में परसेंटेज आपको नहीं लिखना है। जैसे 6 to 9 होगा तो आगे वाला आ जाएगा 61 आ जाएगा। अगर 0.1 to 0.5 है तो उसके पहले वाला परसेंटेज राउंड फिगर लेना है आपको। जैसे यहां पे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, ये बच्चों वाली चीजें हैं, आपको नहीं समझ में आए तो पढ़ लेना, समझ में आ गया होगा तो वेल एंड गुड। रिलैक्सेशन चाहिए तो रिलैक्सेशन के लिए जो क्राइटेरिया है वो आपको यहां पे दिया गया है। स्टेज आप एग्जाम की बात करें तो टोटल 5 स्टेज हैं इसमें फाइनल सिलेक्शन के लिए। पहला जो है सीबीटी है, तो सबसे पहले आपको एग्जाम देना होगा। यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी आपको नजर आ रही होगी, मैकेनिकल की थोड़ी सी कम है पर कोई बात नहीं। यहां पे ऊपर आप देख लो, ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है इसको और इसको इन्होंने 1 यूनिट मार के रिजर्वेशन की जो सीट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। यहां पे जो टेक्निकल वाली ब्रांच है उनको 1 यूनिट मानते हुए यहां पे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो अब ये श्योरली नहीं कह सकते कि क्या एससी कैटेगरी में मैकेनिकल की सीट है, क्या एसटी कैटेगरी में मैकेनिकल की सीट है या नहीं है, ओबीसी में कितनी सीट है, बट चांसेज हैं कि एक आध हो सकती हैं। श्योरिटी के साथ मैं नहीं कह सकता कि हैं या नहीं है, क्योंकि इन्होंने दोनों को 1 यूनिट माना हुआ है। अगर आप इलेक्ट्रिकल वाली ब्रांच को तो मैकेनिकल में नहीं जा सकते, मैकेनिकल वाली ब्रांच को तो इलेक्ट्रिकल में स्विच नहीं कर सकते। ये उनका अपना सिस्टम है, वो जिस हिसाब से शॉर्टलिस्ट करेंगे उन्हीं को पता होगा, उन्होंने स्ट्रिक्टली बताया हुआ नहीं है, तो हम उसके बारे में डिस्कशन छोड़ते हैं। फाइनल ईयर कैंडिडेट एलिजिबल हैं, फाइनल ईयर कैंडिडेट एलिजिबल हैं, पर आपको नवंबर आप दिस ईयर तक आपके पास डिग्री फाइनल होनी चाहिए। तब तक तो हो ही जाएगी ना यार, अभी आपका 7 सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा होगा, ये खत्म हो जाएगा, फिर 8 सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, जून जुलाई अगस्त तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे, तो मतलब आप एलिजिबल हो। पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्म की लास्ट डेट है ना, इस फॉर्म के लास्ट डेट तक आपका, अगर आप 7 सेमेस्टर में हो तो उसका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। मतलब फेब में आपका 9 फेब तक आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो। केवल फाइनल ईयर होने से एलिजिबल नहीं हो जाओगे। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, जो आपका 3 ईयर का होता है जनरल ग्रेजुएशन, तो भी जो आपका ईयर वाइज है या वॉट एवर सेमेस्टर वाइज है, तो जो आपका लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है, लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम है, वो होना चाहिए। अगर आपका ईयर वाइज है तब तो फिर वही वाली क्राइटेरिया है कि भाई उस तरीक तक आपका फाइनल ईयर कंप्लीट होना चाहिए, वही बात यहां पे मेंशन किया गया है। ठीक है, 3rd ईयर का मार्कशीट कहा गया है, वो तो रहेगा ही ना, ऑब्वियसली रहेगा। जहां पे ईयर वाइज है वहां पे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सेमेस्टर वाइज में थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, किसी का रिजल्ट डिले हो गया, किसी का रिजल्ट नहीं आया तो ठीक है। तो ये आप देख लेना कि तब तक आपका रिजल्ट हो रहा है तभी आप एलिजिबल हो, नहीं हो रहा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, इसमें तो ईयर वाइज वाले में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 3rd ईयर का जहां पे ईयर वाइज होता है वहां पे 3rd ईयर का तो रिजल्ट आ ही गया होगा, क्योंकि ये आपका 7 सेमेस्टर चल रहा है तो 6 सेमेस्टर तक का तो रिजल्ट खत्म हो जाता है। चलिए, अब यहां पे दिया गया है कि कितने स्टेज में एग्जाम होंगे। पहला स्टेज जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ये कंडक्ट किया जाएगा। 100 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क का रहेगा, 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पूछा क्या जाएगा इसमें, नीचे डिटेल भी दिया गया है। अच्छी चीज है, मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग वालों को ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। जो नॉन इंजीनियरिंग है उनमें बेटे देख लीजिए 25 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कितने 4 मार्क्स का है, मतलब 100 मार्क्स की आपकी इंग्लिश होगी, रीजनिंग एबिलिटी, फिर जनरल साइंस 100 मार्क्स का, जनरल नॉलेज भी 100 मार्क्स का। पर ऐसा आपके टेक्निकल में नहीं है, टेक्निकल का पैटर्न अलग है। यहां पे ये 40 मार्क्स, ये 40 मार्क्स, ये 40 मार्क्स, ये 40 मार्क्स। इसके बाद 60 क्वेश्चंस आपके रहेंगे मैकेनिकल से। 60 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा भाई, 240 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपके मतलब मैक्सिमम वेटेज आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के हैं, तो क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल नहीं है। और ये भी जो है रीजनिंग एप्टी में तो आप ठीक ठाक रहते हो इंजीनियरिंग वाले, अगर नहीं हो तो फिर काहे इंजीनियरिंग की हो। और इलेक्ट्रिकल का भी सेम है, तो ये पैटर्न है, आप पढ़ ही रहोगे। अगर मान लीजिए रीजनिंग एप्टी आप नहीं पढ़ रहे हो, जो कि जनरली अब सारे एग्जाम्स में इंक्लूड कर गया है, अगर मान लीजिए नहीं भी आप ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो कि जिसमें रीजनिंग एप्टी नहीं है या जीके भी नहीं है, तो भाई वो 60 क्वेश्चन तो हैं, दे के आओ, वो 60 क्वेश्चन अच्छे करके आओगे, वहीं पे सिलेक्शन हो जाएगा।
ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है। इसमें स्पेशली मेंशन नहीं किया गया कि आपको स्टेज वाइज कट ऑफ है कि नहीं है, पर उन्होंने एक लाइन जरूर मेंशन किया है आगे कि भाई हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से वेटेज हमको देना है और किस तरीके से शॉर्टलिस्ट करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई रीजनिंग एप्टी में एकदम जीरो है, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो शायद उसको वो शॉर्टलिस्ट ना करें, भले टेक्निकल में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये उन्होंने मेंशन नहीं किया है, मैं अपने मर्जी से बता रहा हूं, पर यही होता है, ठीक है, क्योंकि कॉग्निटिव एबिलिटी जो होती है ना वो चेक करते हैं। इसके बाद एक आपका और टेस्ट होगा जाने के बाद, जिसमें वो कॉग्निटिव एबिलिटी और पिक्चर परसेप्शन टेस्ट करते हैं, जो सेकंड राउंड की होती है, जो केवल क्वालिफाइंग होती है। तो कोस्ट गार्ड या किसी भी डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए आपके पास प्रोसेसिंग एबिलिटी वो चेक करते हैं, बहुत मतलब बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं उसको, कि आपके पास आपका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी मेमोरीज अच्छी होनी चाहिए, सारी चीजें वो टेस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि भले उन्होंने मेंशन नहीं किया है, पर इंडिविजुअल वेटेज रहेगा, तो आपको पूरा ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है कि चलो भाई ये मैं टेक्निकल का पूरा मार देता हूं, इसमें 200 नंबर आ गए, ये तो इतना मतलब मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा और बाकी सब छोड़ देता हूं। ऐसा नहीं करना है, सब में कुछ ना कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं और सही अटेम्प्ट करके आने हैं। सेकेंड स्टेज, जैसे मैंने आपको कहा कि यहां पे कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट होता है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इन शॉर्ट उन सारे क्वेश्चंस को कह दूं मैं, तो वो रीजनिंग टाइप के ही होते हैं, पर उनका जो आप कह सकते हो कि प्लानिंग होती है कुछ इस तरीके से होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपकी मेमोरी टेस्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी चेक करेंगे, कि कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, उसमें कुछ डाटा दिया गया है, आप उसको किस तरीके से प्रोसेस करते हो, ये सारे रीजनिंग में आ जाता है ना इन शॉर्ट। कुछ होंगे आपकी कैलकुलेटिंग एबिलिटी को चेक करेंगे, तो इस तरीके से कुछ उन्होंने परफॉर्म किया गया रहता है, बट ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। फिर पिक्चर परफेक्शन टेस्ट होता है, जिसमें एक पिक्चर दिखाएंगे डल सी, उस पर आपको कुछ लिखना पढ़ना होता है, उस पर बोलना भी होता है आपको, वहां पे आप हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हो, पेपर सारे इंग्लिश में होंगे, ठीक है। कुछ बेसिक डिटेल है, ये सारी बातें मैं उनको बता रहा हूं जो पहली बार फॉर्म भर रहे होंगे, या जो फाइनल ईयर में होंगे, या जो प्लान, ऐसे बच्चे जो प्री फाइनल ईयर में और प्लान कर रहे हैं कि उनको डिफेंस सर्विसेज में जाना है। नियर अबाउट सबका पैटर्न ऐसा ही होता है, सारे जितने भी डिफेंस सर्विसेज होती हैं सबके एग्जामिनेशन का पैटर्न एक जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस आप नाम के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। हाँ, जब आप सेकेंड टेस्ट के लिए जाओगे तो उस समय आपके जो बायोमेट्रिक टेस्ट, फोटो वेरिफिकेशन, ये सब होगा, और वो फर्स्ट टेस्ट से कंप्यूटर वाले से मैच करना चाहिए। तो बेसिक है ना भाई कि कोई दूसरा आदमी तो नहीं दे रहा ये टेस्ट करने के लिए। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, ठीक है। इसके बाद, ये होने के बाद आपको एक आईडी बेसिकली रहेगी, जिस आईडी पे आप चेक कर सकते हो कि आप सेकेंड टेस्ट में क्वालिफाई किए हो कि नहीं किए हो। अगर किए हो तो आपको थर्ड टेस्ट के लिए वो बुलाएंगे, सेकेंड टेस्ट के क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। ध्यान रहे कि जो सेकेंड है दैट इज ओनली अ क्वालिफाइंग इन नेचर। सेकेंड जो है वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर का है। थर्ड में आ जाइए, जिसे हम कहते हैं फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, जिसको शॉर्ट में एसएसबी भी कहते हैं, यहां पे फाइनल सिलेक्शन बोर्ड कहा गया है, ठीक है। वहां पे 5 दिन के लिए आपको 5 डेज का स्टे होता है। वहां पे आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू, ये सारे होते हैं ना, स्पैन ओवर द 5 डेज। ये हर डिफेंस सर्विसेज में होता है। डिफेंस सर्विसेज में रिक्रूट करने का एक बेसिकली ये प्रोसेस है, तो हर जगह ऐसे ही होता है, ठीक है। इसमें होने के बाद आपका मेडिकल वाला प्रोसेस होगा, जिसे 4th नंबर कहते हैं। तो मेडिकल आपका हो गया तो वेल एंड गुड। अगर कुछ नहीं होता है, अब कुछ इश्यूज आते हैं, तो आपको टाइम भी दिया जाता है, फिर आप रिव्यू करने के लिए भी बोल सकते हो, अपील कर सकते हो, तो वो सारी चीजें तो हैं आगे की, ठीक है। बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ बेसिक टेम्पररी इलनेस है तो उसकी वजह से आपको रिजेक्ट किया जाता है, बट परमानेंट है तो जरूर रिजेक्ट हो जाओगे। फिर होता है भाई 5, जिसमें बात करते हैं ये इंडक्शन का, ट्रेनिंग का, मतलब सब कुछ हो गया तो फिर स्टेज 5 आपको बुलाया जाएगा और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, जो कि एक शानदार एक्सपीरियंस होता है। जो लोग भी रिक्रूट होंगे, जबरदस्त उनकी पर्सनालिटी होती है। मतलब आप डिफेंस सर्विसेज में जो ऑफिसर बन के जाते हैं, उनकी पर्सनालिटी देखो आप, अलग ही रहती है। यहां से पता चलता है कि भाई इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ना, बहुत ही रिफाइंड है। ये मतलब एकदम फाइंड कर ही लेते हैं, जिसको ये चाहते हैं उसी को फाइंड कर लेते हैं, मतलब उसको पकड़ लेते हैं, ये ढूंढ लेते हैं उसको कहीं से, कहीं भी रहे वो। तो ये सारी चीजें हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पे आपको ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट नजर आ रही है। 9 फेब इसका लास्ट डेट है, 25 जैन से ये स्टार्ट होने वाली है। बाकी सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कशन कर ही लिया है। कुछ और बातें हैं यहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। एक बात मैंने आपको पहले बता दिया है कि भाई इस दिसंबर तक, मतलब 23 का दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, सारी चीजें हो जाएंगी। यहां पे आपको फर्स्ट के बाद, स्क्रीनिंग के बाद अगर आपको सेकेंड और थर्ड के लिए बुलाया जाता है, तो आपको टिकट का फेयर भी वापस दिया जाता है।
और आगे यहां पे आपको वो सारे टेंटेटिव एग्जाम का टाइम टेबल दे रखा है, तो आप देख पाओगे कि इनका पूरा काम एंड ऑफ द स्टेज 5 मतलब इंडक्शन हो जाएगा, ट्रेनिंग में बुला लिए जाओगे आप दिसंबर में, तो मतलब इस साल तो नौकरी आपकी पक्की है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। और होप शो की तैयारी करके जाओगे तो हो भी जाएगा भाई, कहीं से रोबोट आके थोड़ा सिलेक्शन लेते हैं, आप ही लोगे ना। ये बाकी डिटेल्स हैं, आपसे कहा गया है कि किस किस स्टेज में क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो आप एक बार इसको थॉरोली रीड आउट कर लेना अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हो। अगर सीरियस नहीं हो, केवल मजे लेने के लिए जाना है तो फिर लीजिए मजा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे भी आपको मजा आता है आप वैसे मजे लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बेसिक फिजिकल रिक्वायरमेंट है, ये इसको भी आप पढ़ लेना। टेक्निकल के लिए क्या जीडी और टेक्निकल 157, और ये जो भाई स्पेशल कॉमर्शियल जो पायलट वाली चीज है उसके लिए थोड़ा ज्यादा मांगा हुआ है। यहां पे आप हाइट वेट को कहा गया कि भाई ठीक है, जैसी आपकी बॉडी है उसके रेशियो में होना चाहिए, ±10% चलता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये जीडी के लिए आंखों का है। बाकी टेक्निकल वालों को ये मान के चलते हैं कि टेक्निकल वाले पढ़ते पढ़ते थोड़े अंधे हो जाते हैं, तो इनके लिए जो क्राइटेरिया है थोड़ा ज्यादा दे रखा है, पर चश्मे के साथ आपका भी 6/6 होना चाहिए। टैटू के लिए कहा गया है कि परमानेंट टैटू अलाउड नहीं है, पर हाउ एवर आगे करके जो आपकी कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, क्योंकि उनका कुछ ऐसा रिलीजियस सिंबॉलिक चीजें होती हैं जो टैटू वेटू बनवाते हैं, तो वैसा है तो चलता है। फिर अदर कैंडिडेट के लिए भी मेंशन किया गया कि अदर कैंडिडेट परमानेंट बॉडी टैटू आर ओनली परमिटेड ऑन द इनर फेस, तो ये सब मेंशन कर रखा है, इस वेबसाइट पे दे भी रखा है। यहां पे जाओगे ना तो दे रखा है कि कहां कहां पे परमिटेड है, ठीक है। तो वहां पे आपका टैटू है तो बिल्कुल आप जाइए। चलिए, तो ये सारी बातें रही, आप अप्लाई करिए और थोड़ी प्रिपरेशन करिए। प्रिपरेशन आप कर ही रहे हैं तो फिर एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दूसरे में करने में क्या ही फर्क पड़ता है। बेसिक पे देख रहा है 56,100, पीएसयू से ज्यादा है, पीएसयू की 45,000 चल रही है आजकल बेसिक पे, उससे 10-11,000 ज्यादा है ये, ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। एक तो पानी में रहने का अलाउंसेस ही काफी ज्यादा मिलता है, इसीलिए आपकी सैलरी 1 लाख के आसपास पहुंच जाती है। अब मैं ये डिटेल में नहीं कर रहा हूं, एक बार मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सारे अलाउंसेस का कैलकुलेशन करके बताया हुआ है कि भाई कितना अलाउंसेस कौन सा होता है, आर्मी में कितना होता है, एयरफोर्स में कितना होता है, नेवी में कितना होता है, उन सबका डिस्कशन किया हुआ है। तो उसके आसपास मिलेगा आपकी सैलरी, मतलब ये मान के चलो कि 1 लाख के आसपास होगा। बाकी सारे डिटेल्स जो मिलते हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो खैर, ये इन रहा हमारे वीडियो का। होप सो कि आप प्रिपरेशन करोगे और एक बार ट्राई करने जरूर जाओगे। ऑटोमोबाइल वालों, तुमको तो भाई मौका भी नहीं मिलता है, तो तुम तो जाओ ही जाओ, तुम्हारे पास तो कम ही ऑप्शन होते हैं, तो जो भी ऑप्शन उसको क्यों छोड़ना है। इस वजह से तो पर्टिकुलरली नहीं छोड़ना कि डिफेंस में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, एक बार जाओ तो भाई। इंटरेस्ट नाम की कोई चीजें नहीं होती है। और मैं आज संडे टॉक में, आज संडे है ना, आज मैं एक इंटरेस्ट वीडियो बनाने वाला हूं, जरूर देखना। मतलब तुम्हारा जो ओपिनियन है ना इंटरेस्ट को लेकर, वो मैं बदल दूंगा अगर लॉजिकल हो तब, ठीक है। मतलब मैं थक गया हूं ऐसे मैसेज की सर मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं है। मतलब इंटरेस्ट नाम की कोई घंटा चीज नहीं होती है। खैर, उस सब पे डिस्कशन हम करेंगे इंटरेस्ट वाली वीडियो संडे टॉक में। चलिए, यहां पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।